Do you want to know? ओके बच्चा लोग, वेलकम टू द फिजिक्स लेक्चर। भाई बच्चा लोग, लास्ट टाइम हमने आपके चैप्टर नंबर 5 की कुछ बेसिक्स थियरीज पढ़ी थी कि भाई फोर्सेस किस टाइप के होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि भाई कांटेक्ट फोर्स क्या होता है, नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कांटेक्ट फोर्स कौन कौन से लगते हैं, एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स में ग्रेविटेशन फोर्स किस तरीके से अप्लाई होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स, टेंशन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन, इंक्लाइंड प्लेन में रिएक्शन, पुल्ली की तरीके से फोर्स, सबके बारे में हमने इंफॉर्मेशन देखी थी। अब आज हम शुरू कर रहे हैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब बच्चे लोग, आप ऑलरेडी ये पढ़ चुके हो, ऑलरेडी न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ चुके हो। न्यूटन के फर्स्ट लॉ ने क्या कहा था कि अ बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट और एट मोशन until and unless an unbalanced force act on it। कोई भी एक ऑब्जेक्ट अपनी मोशन करते रहेगा या रेस्ट का रेस्ट पे ही रहेगा जब तक उस पे कोई अनबैलेंस फोर्स एक्ट ना हो जाए। देखिएगा, a body will remain at rest or in motion until and unless an unbalanced force acts on it। और बच्चा, ये जो सिचुएशन होती ना कि जहां पे बॉडी को जैसे रखा गया है वो वैसा का वैसा ही है, उस सिचुएशन को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम। भाई सपोज करो कि मेरे पास कोई एक पार्टिकल है जिसपे अप्रोक्सीमेटली 3 तरह के फोर्सेस लग रहे हैं, F1, F2 एंड F3। अब बच्चा, मुझे क्या करना है, इस पे नेट फोर्स निकालना है। क्या चीज? नेट फोर्स। तो नेट फोर्स कैसे आएगा भाई? तीनों का एडिशन, F1 प्लस F2 प्लस F3। बच्चा, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका एडिशन भी वेक्टर फॉर्म में ही होगा। चैप्टर 4 में आपने बहुत बातें की है वेक्टर फॉर्म के बारे में। अब अगर मान लो कि ये पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब आपका F नेट 0 हो जाएगा। यानी कि अगर मैं F1 प्लस F2 प्लस F3 को मिला दूं तो भाई इन तीनों का एडिशन कंपलसरी 0 होगा। इक्विलिब्रियम का मतलब वो पार्टिकल उसी जगह पे रहेगा जहां पे वो है। देखो यहाँ पे आप सुनो भाई, यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन अनबैलेंस फोर्स एक्ट्स ऑन इट। ऐसा नहीं कहा है कि इस पे फोर्स लगना ही नहीं चाहिए। फोर्स लगेगा लेकिन उस ओवरऑल फोर्स के कारण जो नेट फोर्स है, जो वेक्टर एडिशन है, वो वेक्टर एडिशन 0 हो जाएगा। समझ रहे हो? ये है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। अब हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर कोई पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है तो उसके ऊपर का x फोर्स, उसके ऊपर का y डायरेक्शन का फोर्स एंड उसके ऊपर z डायरेक्शन का फोर्स, ये भी कैसा होता है? 0। समझ आ रहा है? इक्विलिब्रियम, भाई आई एम इन इक्विलिब्रियम, आई एम नॉट गोइंग देयर एदर देयर, आई एम एट वन पोजीशन, इट मींस आई एम एट इक्विलिब्रियम। ये चीज समझ आए बच्चा लोग? अच्छा बच्चा लोग, अब एक चीज देखो भाई, अगर लगने वाली सारी फोर्स 0 है, इसका मतलब इसके पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो भी कैसा होगा? 0। क्यों? अरे भाई, जिस डायरेक्शन पे फोर्स होता है, देखो एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। अब अगर ये पार्टिकल रेस्ट पे है तो इसकी वेलोसिटी तो वैसे ही 0 होगी, और अगर वेलोसिटी 0 है तो एक्सेलरेशन तो होगी ही नहीं। और अगर मान लो कि ये पार्टिकल मोशन में है तो हमने क्या बोला कि अगर ये सारे फोर्सेस बैलेंस्ड है, तो भाई इसकी वेलोसिटी चेंज होने से रही। और ऑब्जेक्ट विल रिमेन इन मोशन, इट विल नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट ऑफ मोशन नहीं चेंज करेगा का मतलब उसकी स्पीड ना ही इंक्रीज होगी ना ही डिक्रीज होगी। तो भाई अगर स्पीड सेम है तो अगेन एक्सेलरेशन 0। भाई एक्सेलरेशन होता क्या है? चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम। भाई जब स्पीड ही चेंज नहीं हो रही तो फिर ये तो 0 ही रहेगा।
तो अगर आपका नेट फोर्स 0 है, अगर नेट फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन भी 0 होगा। एंड एक और चीज सुन लो, अगर सपोज ये मोशन में आता, अगर इसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज होता, सो जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स होगा उसी डायरेक्शन पे एक्सेलरेशन भी होगा। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे जब न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ेंगे। अभी यहां तक का पिक्चर क्लियर? भाई न्यूटन फर्स्ट लॉ इतना ही है बस। अब इसको लेके हमको क्वेश्चंस करने हैं, चलिए। अरे यार रुक जा। तो स्टूडेंट्स देखिए, यहां पे एक टेंशन इस तरफ लगेगा बाहर की तरफ, मैं इसको T1 बोल देता हूं। दूसरा यहां पे लगेगा, मैं इसको बोल देता हूं T1। अब जरा देखिए, ये मैंने सरफेस ले ली, कौन सी सरफेस है? ये ऑब्जेक्ट की सरफेस है, ठीक है। यहां पे लग रही है T1, कितना डिग्री बना रहा है? 30 डिग्री। भाई क्या मैं इसके कंपोनेंट्स ले सकता हूं? एक कंपोनेंट में यहां ले लूंगा, भाई जहां डिग्री, जहां एंगल बनाता है वहां पे cos, तो ये कितना हो जाएगा? T1 cos 30 एंड इस डायरेक्शन पे कितना हो जाएगा? T1 sin 30। ओके, अब एक फोर्स U लग रहा है, ये यहां से लग रहा है T2 और ये एंगल बना रहा है 60 डिग्री। इसके भी कंपोनेंट, जहां एंगल बनाएगा वहां कितना हो जाएगा? T2 cos 60 एंड इस तरफ कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा? T2 sin 60। अब चलो कंपोनेंट बनाने के बाद मैं जो ओरिजिनल वेक्टर है उसको हटा देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये ओरिजिनल वेक्टर्स होते हैं वो हम हटा देते हैं, ठीक है। अब भाई मैं देख पा रहा हूं, सपोज करो कि ये मेरा ऑब्जेक्ट है, कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? एक इधर, दो इधर, कैसे हो ना? और ये कहां? इक्विलिब्रियम में है बच्चा लोग, ये इक्विलिब्रियम में। अच्छा, क्या इसके नीचे mg लगेगा? मतलब इसके नीचे क्या लग गया? mg। बस, तो y एक्सिस के दोनों फोर्स इक्वल, x एक्सिस के दोनों फोर्स इक्वल। as object is in equilibrium, T1 sin 30 प्लस T2 sin 60। बच्चा जरा ध्यान से देखो, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो दोनों फोर्सेस ऐड हो जाएंगे। दोनों फोर्सेस एक ही डायरेक्शन पे है तो दोनों फोर्सेस ऐड हो जाएंगे। एंड सामने क्या है? mg, सो इक्वल टू mg आ जाएगा, ठीक है। यहां से क्या हो जाएगा आपका? T1 sin 30 कितना होता है? 1/2। T2 sin 60 कितना होता है? √3/2 इज इक्वल टू मास कितना है इसका? 7 kg इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 10। इसको सिंपलीफाई करेंगे, सो भाई 1/2 कॉमन, T1 प्लस √3T2 इज इक्वल टू 70। मैंने क्या किया? नीचे से 2 कॉमन ले लिया, 1/2 कॉमन, तो यहां T1 बचा, यहां √3T2 बचा, इज इक्वल टू 70। इसको वहां भेज देते हैं, सो T1 प्लस √3T2 इज इक्वल टू 70 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 140। तो ये एक इक्वेशन हमारी ये बन गई। दूसरा यहां कर लो बच्चा लोग, ठीक है। अब देखो, ये जो x एक्सिस पे है T1 cos थीटा, T2 cos 60, ये भी तो एक दूसरे को बैलेंस करेगा। सो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? T1 cos 30 इज इक्वल टू T2 cos 60। cos 30 कितना होता है भाई? √3/2 एंड cos 60 कितना होता है? 1/2। नीचे से 2 कट, यहां पे रिलेशन भी लिया, T2 इज इक्वल टू √3T1। इस रिलेशन को यहां पे यूज करेंगे, T2 के बदले रख दो √3T1, आपका आंसर आ जाएगा। कहां? तो यहां कर लूं, यहां कर रहा हूं बच्चा लोग। मैं क्या कर रहा हूं? T2 के बदले ये वैल्यू यहां पे लिख रहा हूं, T1 प्लस √3T2 इज इक्वल टू 140। T1 प्लस √3T2 के बदले √3T1 इज इक्वल टू 140। √3 कितना हो जाएगा? 3
सो T1 प्लस 3T1 इज इक्वल टू 140, 4T1 इज इक्वल टू 140, 140 डिवाइड बाय 4। सो T1 की वैल्यू हो जाएगी 3 जा 12, 5 जा 20, 35 न्यूटन। और 35 न्यूटन को यहां पे रख दो। सो T2 इज इक्वल टू √3, यानी T1 के बदले 35 √3 न्यूटन। यह आ गया आपका आंसर। ज्यादा से ज्यादा इसमें आप √3 की वैल्यू रख सकते हो 1.73, तो 1.73 को 35 से मल्टीप्लाई करो तो वो भी आंसर आ जाएगा। समझ आया बच्चा लोग कैसे हमने क्वेश्चन किया? अगर आपको देखो अभी तक क्या हो रहा था कि आपको जो फोर्स था या तो x एक्सिस में या तो y एक्सिस में था, सो हमने डायरेक्टली इक्वल बना दिया। अगर हमको डिग्री बना रहा है, एंगल बना रहा है, तो उसके कंपोनेंट्स ले लेंगे एंड उस कंपोनेंट्स को इक्वल कर देंगे अगर इक्विलिब्रियम में है तो। देखो हमको यहां पे कहा जा रहा है इक्विलिब्रियम। ओके, तो बच्चा लोग देखिए इस कॉन्सेप्ट के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल है ना, सब तरह के इंक्लाइन प्लेन, पुल्ली वाले, ये वाले सब तरह के मैं आपको कराने वाला हूं। ठीक है भाई, यानी कि आपका बोर्ड तो कवर हो ही रहा है, गुडसेट भी निकलेगा यहां से, जेडब्ल्यू भी निकलेगा, नीट भी निकलेगा यहां से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई मैं एक इंक्लाइन प्लेन ले लेता हूं एंड कहते देखिए चलिए यहां पे एंगल बना रही है 60 डिग्री। यहां पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा है जिसका मास है 2 kg और उसको मैंने बांध रखा है यहां से। ठीक है, डोरी से मैंने इसको बांध रखा है, तो इस पे कौन कौन सा फोर्स लगेगा? भाई एक फोर्स लगेगा नीचे की तरफ mg, एक फोर्स लगेगा भाई इसके पास नॉर्मल फोर्स, याद है ना, नॉर्मल फोर्स जो कि सरफेस को परपेंडिकुलर होता है। भाई याद है क्या? नहीं, सरफेस को परपेंडिकुलर। अच्छा, और एक लग रहा है टेंशन फोर्स इधर। अब चलो अभी भी ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट अभी भी कैसा है? इक्विलिब्रियम में है। तो भाई इस पर लगने वाली सभी फोर्स जीरो होनी चाहिए। चलो ठीक है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए। भाई ये 2 kg का ऑब्जेक्ट, इस पे देखिए बच्चा लोग मैंने आपको एक बार बताया था लास्ट लेक्चर में कि जब इंक्लाइन प्लेन वाला क्वेश्चन आवे ना, तो आप ये जो सरफेस है ना, इसके अलोंग ले लो एक्स एक्सिस, इसके अलोंग क्या लेना है? एक्स एक्सिस, और इसके परपेंडिकुलर आपको लेना है वाई एक्सिस। तो भाई देखिए सबसे बेस्ट काम क्या हो गया हमारे लिए, सॉरी नॉट दिस वन, भाई सबसे बेस्ट काम क्या हो गया कि ये जो ऑब्जेक्ट है इस पे देखिए टेंशन फोर्स कहां आ गई? एक्स एक्सिस पे आ गई, और नॉर्मल कहां आ गया? वाई एक्सिस पे आ गई, और इधर कहीं है mg, है क्या नहीं? देखिए ये टेंशन, यहां पे टेंशन फोर्स, यहां पे नॉर्मल फोर्स एंड नीचे की तरफ कहां हो गया? mg। अब बच्चा जरा ध्यान से सुनना, भाई ये 60 है तो और ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस 60 30 हो जाएगा। तो क्या मैं ये एंगल को 30 बोल सकता हूं? आप यार ये सरफेस दो कि ये सरफेस दो, बात तो एक ही है ना। इसको यहां तक लेके जाओ, देखो ये दोनों पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, तो करस्पॉन्डिंग एंगल से ये भी तो 30 हो जाएगा। तो जहां एंगल बनता है वहां cos थीटा, सो इधर क्या आ जाएगा? mg cos थीटा, और उसके परपेंडिकुलर पे क्या आ जाएगा? mg sin थीटा। थीटा कितना है? 30 डिग्री। अब मैं क्या करता हूं, ये जो ओरिजिनल है उसको हटा देता हूं, तो देखो एग्जैक्टली एक दूसरे के ऑपोजिट में आ गया, मतलब हमारी बात क्लियर। सो भाई अगर मुझे यहां से ये दोनों को देखो, ये y डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम, ये x डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम। बच्चा लोग हमने क्या देखा था कि अगर ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है तो उसका x डायरेक्शन का फोर्स भी जीरो होगा, उसका y डायरेक्शन का फोर्स भी जीरो होगा। अगर x डायरेक्शन का फोर्स जीरो है, इसका मतलब ये फोर्स और ये फोर्स इक्वल। सो mg cos 30 is equal to t। m कितना दे रखा है हमको? 2, g मतलब 10, cos 30 मतलब कितना होता है? √3/2। 2 कट, कितना आंसर आ गया? 10√3 न्यूटन। टेंशन कितना आ गया? 10√3 न्यूटन। चलिए Fy में 0, यानी कि नॉर्मल इज इक्वल टू इक्वल कितना हो जाएगा? mg sin 30, मास 2, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 10, और ये हो गया 1/2। सो नॉर्मल कितना आ गया? 10 न्यूटन। हमेशा याद रखना इंक्लाइन प्लेन का जब भी क्वेश्चन आवे
तो जो सरफेस है, इंक्लाइन सरफेस है, उसके अलोंग आप ले लो एक्स एक्सिस और उसके परपेंडिकुलर आप कर दो अपना वाई एक्सिस को, और mg को इधर cos आ जाएगा, यहां पे sin आ जाएगा। ओके भाई, क्लियर यहां तक? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इंक्लाइन प्लेन का ही। अब मैं यहां पे ले लेता हूं 45 डिग्री और यहां पे हमें ले लेते हैं पुल्ली। क्या रख दिया है हमने वहां पे? पुल्ली रख दी है। एक ऑब्जेक्ट इधर रखा है 5 kg और एक ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है 2 kg, और कहा जा रहा है कि ये जो सिस्टम है, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, मतलब ना ही ये नीचे गिर रहा है ना ही इधर गिर रहा है, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो भाई चलिए सबसे पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, बहुत आसान है। इसको मैं ऑब्जेक्ट 1 बोल देता हूं। सो ऑब्जेक्ट 1 का फ्री बॉडी डायग्राम, ऊपर लगेगा T। बच्चा लोग, पुल्ली के अक्रॉस जो डोरी होती है वो सेम होती है, सो दोनों के ऊपर लगने वाली टेंशन फोर्स सेम हो जाएगी। डोरी चेंज थोड़ी ना हो रही है, समझ रहे हो भाई? यहाँ पे डोरी चेंज नहीं हो रही है तो टेंशन तो सेम रहेगी। सो इसके ऊपर की तरफ टेंशन, नीचे की तरफ क्या लग रहा है? mg, और कोई फोर्स लग रही है इसके ऊपर mg के सिवाय, और mg और टेंशन के सिवाय दूसरी कोई फोर्स नहीं। तो भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा? T इज इक्वल टू mg, इक्विलिब्रियम में है इसीलिए। मास कितना है 2, g कितना है 10, टेंशन कितना आ गया 20 न्यूटन। और इसके ऊपर भाई यहाँ पे ऊपर लगेगा, देखो ये सरफेस के कारण नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, और दूसरा एक mg आ जाएगा नीचे। अब mg के दो कंपोनेंट, ये डायरेक्शन पे क्या आ जाएगा? mg cos थीटा, और ये डायरेक्शन पे क्या आ जाएगा? mg sin थीटा। थीटा कितना हो जाएगा जरा ध्यान से देखो यहाँ पे भाई, ये 45, ये 90, तो ये भी 45, सो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 45। तो देखिए भाई इसके अलोंग चीजें सेम, fx is equal to 0, तो t is equal to mg cos थीटा। t की वैल्यू तो ऑलरेडी हमको मिल चुकी है, कितनी? 20 न्यूटन। भाई मेरे को टेंशन तो मिल चुका है, तो मेरे लिए ये मेन वर्क रहा ही नहीं। मेरे लिए मेन क्या है? ये चीज, ठीक है। Fr is equal to 0, नॉर्मल is equal to mg sin थीटा। अच्छा बच्चे, यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आपको मास दिया हुआ नहीं होगा, बोला जाएगा फाइंड द मास, फाइंड m। तो भाई यहाँ पे हम इसकी मदद से m फाइंड कर सकते हैं। देखिए टेंशन तो ऑलरेडी मिल गया यहाँ से हमको, 20 इज इक्वल टू मास हमको चाहिए 10 इंटू cos 45। cos 45 क्या होता है? 1/√2। इसको यहाँ ले आते, सो 20√2 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू m। ये कट हो गया, m कितना मिल जाएगा? 2√2। ओके चलो, फाई तो मैंने ऐसे एग्जांपल के लिए लिया था। हमको एक्चुअल मास कितना मिल गया? 2√2 kg। कितना मिल जाएगा? 2√2 kg। अब हमको बोला जाएगा नॉर्मल, तो बेटा ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे, फाइंड मास, फाइंड टेंशन, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन। एक ही क्वेश्चन के अंदर तीनों ढूंढने को बोला जाएगा। समझ आया मैंने कैसे ढूंढा? सो अब क्या हो जाएगा? नॉर्मल ढूंढ लेते हैं भाई। Fy is equal to 0, so normal is equal to mg sin 45, mg sin 45। m कितना है मिल गया हमको यहाँ पे? 2√2, g के बदले 10, एंड ये आ गया 1/√2। √2 कट, नॉर्मल रिएक्शन कितना आ गया? 20 न्यूटन। तो बच्चा लोग, कॉन्सेप्ट हर जगह सेम रहेगा, डिजाइनें अलग अलग होगी, और हमें मेन मकसद है हमारे कॉन्सेप्ट से, ना ही डिजाइन से। ओके बच्चा लोग, चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो या तो इसको नोट डाउन कर लो, हरी अप। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, सपोज करो यहां पे एक डोरी है जिस पे हमने पुल्ली बांधी हुई है, और उसके एक साइड हमको मास दे रखा है 3 kg, और दूसरे तरफ का मास हमको ढूंढना है, ठीक है। अब भाई ये डोरी सेम है, सो यहाँ पे T
तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा T। अब चलो ये भी तो दूरी है, यहाँ पे भी तो एक टेंशन आएगा, लेकिन ये दूरी और ये दूरी अलग है, तो मैं इसको T1 बोल देता हूं और इसको T2 बोल देता हूं। ओके, सो आपका क्वेश्चन है फाइंड M एंड T1 एंड T2। मास कितना है वो ढूंढना है, टेंशन कितना है वो ढूंढना है। चलो हो जाए शुरू। भाई देखिए, अगर मुझे यहाँ पे मास फाइंड करना है तो मुझे T1 चाहिए, तो T1 में पहले यहाँ से निकाल लेता हूँ। इसको मैं बोलता हूँ ऑब्जेक्ट 1, इसको बोलता हूँ ऑब्जेक्ट 2, इसको बोलता हूँ ऑब्जेक्ट 3। ये काम करते हैं ABC बोल देते हैं भाई, सबसे बेस्ट। तो भाई ऑब्जेक्ट A के लिए फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें, तो ये T1 ऊपर और नीचे आ जाएगा mg, है ना, ग्रेविटेशन फोर्स mg, ग्रेविटेशन फोर्स mg। तो बच्चा लोग ये इक्विलिब्रियम में है। इफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, ओके, तो क्या मैं यहां से ऐसा बोल सकता हूं T1 इज इक्वल टू mg। यहां का मास कितना है 3, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन 10, T1 कितना आ गया 30 न्यूटन। अब इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। B का ऊपर T1 की वैल्यू कितनी आ गई है 30 न्यूटन, और नीचे कितना लगने वाला है mg। सो ये भी इक्विलिब्रियम में है। क्या हम बोल सकते हैं T1 इज इक्वल टू mg, T1 की वैल्यू 30, मास हमको पता लगाना है इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 10, 0 0 गया, मास कितना आ गया ये भी 3 kg। तो बच्चा यहाँ पे प्रूव होता है, भाई सीधी सी बात है ना, एक पुल्ली है, पुल्ली के दोनों तरफ अगर मास सेम रहेगा तो वो टिका रहेगा, अगर एक भी जगह मास ज्यादा हो गया तो वो गिर जाएगा। अगर इक्विलिब्रियम में है तो, हाँ अगर इक्विलिब्रियम में नहीं होता तो बात अलग होती, समझ रहे हो। ओके, अब हमें क्या ढूंढना है T2। तो बच्चा लोग मैं इस ऑब्जेक्ट का, पुल्ली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं। तो बच्चा देखो, जरा ध्यान से देखो, इसके ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं। देखिए ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो ये नीचे T1, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो यहाँ पे नीचे T1। भाई जहां जहां पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा वहां वहां से टेंशन लगेगा एंड नीचे के डायरेक्शन पे लगेगा। समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है? भाई ये पुल्ली है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो यहां से बाहर की तरफ टेंशन लगेगा। तो भाई इसके ऊपर यहां पे T1, यहां पे T1 और ऊपर की तरफ T2, है ना, ऊपर की तरफ T2। भाई ये पुल्ली है, तो पुल्ली को हम ऐसा मान के चलते हैं कि ये मासलेस है, साथ ही साथ ये फ्रिक्शनलेस है। हमारा पहला और आखिरी असम्पशन पुल्ली को लेके पूरे 11th में यही रहेगा, पूरे 11th में, कि भाई ये मासलेस है और साथ ही साथ फ्रिक्शनलेस है। अब अगर मास है ही नहीं तो फिर नीचे ग्रेविटेशन तो होगा ही। इसका मतलब बस इस पे ये तीन ही फोर्स लगेगी, और अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो क्या हम बोल सकते हैं T2 इज इक्वल टू T1 प्लस T1, है ना, ये दोनों ऐड और ऊपर T2। सो T1 कितना था 30, सो 30 प्लस 30 कितना हो जाएगा 60। सो T2 इज इक्वल टू 60 न्यूटन। अब बच्चा ये फ्रिक्शनलेस है, इसी कारण दोनों का मास सेम आया। अगर इसका फ्रिक्शन है होता तो भाई ऑब्वियसली मास इक्वल नहीं होता, थोड़ा सा ज्यादा होता, ज्यादा या कम कुछ भी हो सकता था, लेकिन इक्वल कभी नहीं होता। यहाँ पे इक्वल है क्यों? बिकॉज हमने इसको फ्रिक्शनलेस एज्यूम कर लिया है। समझ आ रहा है बच्चा लोग? ठीक है। यस सर। और इस कॉन्सेप्ट के रिलेटेड एक आखिरी क्वेश्चन। भाई मान लो कि आपको यहाँ पे एक सरफेस दे रखी है और यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट दिए हैं, एक के ऊपर एक। चलिए मैं बोल देता हूं कि ये है 5 kg, ये है 3 kg एंड ये है 2 kg। बस पहले यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन सरफेसेस। अच्छा पहले यहाँ का कॉन्सेप्ट जरा अच्छे समझना। भाई सपोज करो कि मैं यहाँ पे एक मास लेता हूं m1, उसके ऊपर रख देता हूं m2। तो भाई मास 1 पे कौन कौन सी फोर्स लगेगी?
मास 1 पे लगेगा एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ, चलो मैं इसको कैपिटल एम बोल देता हूं, इसको स्मॉल एम बोल देता हूं, ज्यादा आसानी होगी। दूसरा भाई देखिए ये सरफेस है ना, ये स्मॉल एम जो है, स्मॉल एम की सरफेस उससे टच कर रही है। हमने ये देखा था कि जहां पे सरफेस टच होगा वहां पे नॉर्मल रिएक्शन आएगा। इसका मतलब ये जो स्मॉल एम है ये इसके ऊपर कोई ना कोई नॉर्मल फोर्स लगाएगा, और उसके बदले में कैपिटल एम स्मॉल एम पे भी एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा। भाई इन दोनों की सरफेस कांटेक्ट में आई, सरफेस कांटेक्ट में आएगी तो नॉर्मल फोर्स लगाएगा। कैपिटल एम पे नॉर्मल फोर्स लगा रहा है तो बदले में कैपिटल एम भी स्मॉल एम पे नॉर्मल लगा रहा है। भाई फोर्सेस एग्जिस्ट इन पेयर, लास्ट टाइम देखा था ना कि फोर्सेस हमेशा जोड़ी में होती है, अकेले नहीं होती है। सो अगर ये नॉर्मल रिएक्शन है तो इसके इक्वल ऑपोजिट डायरेक्शन में ये नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा। अब मैं एक और चीज, अभी यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है पिक्चर। भाई इस सरफेस के कारण, ये जो सरफेस है इसके कारण भी तो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स लगेगी, तो सरफेस के कारण जो नॉर्मल फोर्स लग रही है उसको हम n1 बोल देते हैं, एंड ये ऑब्जेक्ट के कारण जो नॉर्मल फोर्स लग रही है उसको हम n2 बोल देते हैं। समझ आया भाई? भाई देखिए ये सरफेस है, नीचे एक ऑब्जेक्ट है, दूसरा ऑब्जेक्ट है ऊपर, तो ऐसी सीधी सी बात है ना, इसका भी तो एक सरफेस होगा, इसका भी तो एक सरफेस होगा, वो दोनों सरफेस। आज मैं सपोज करो ये मेरा हाथ है, ये मेरी सरफेस है, ये नीचे वाली सरफेस मेरा हाथ है, मैं ये बुक ले रहा हूं और बुक के ऊपर व्हाट वुड आई टेक, चलिए एक काम करते हैं, बुक के ऊपर ये मैं रिमोट रख देता हूं। सो भाई ये रिमोट भी गिर नहीं रहा। रिमोट क्यों नहीं गिर रहा? बिकॉज ये वाली सरफेस इसके ऊपर नॉर्मल लगा रही है। ये जो आपकी बुक है, ये बुक क्या कर रही है? रिमोट के ऊपर नॉर्मल लगा रही है, तो ये बुक ने रिमोट के ऊपर नॉर्मल लगा दिया। अब फोर्सेस हमेशा जोड़ी में होती है, तो अगर रिमोट के ऊपर नॉर्मल लग रहा है तो रिमोट भी बदले में नॉर्मल लगाएगा। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ रखा है ना। इसी के साथ साथ भाई ये जो सरफेस है, जो बुक है, उस पे मेरा हाथ भी तो नॉर्मल लगा रहा है। क्या बुक नीचे गिर रही है? देखो मेरा हाथ है ना, रिमोट पे नॉर्मल नहीं लगा रहा। क्या रिमोट और मेरा हाथ एक दूसरे को टच कर रहा है? नहीं। तो जब टचिंग ही नहीं होगी तो नॉर्मल रिएक्शन कहां से आएगा? समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? मेरा हाथ नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है किसके ऊपर? बुक के ऊपर, रिमोट के ऊपर नहीं। चलिए तो बच्चों मेरा हाथ नॉर्मल लगा रहा है, देखिए ये सरफेस है तो ये इसके ऊपर नॉर्मल लगाएगा, जो बुक है, जो कैपिटल एम है, स्मॉल एम के ऊपर में। इसका मतलब अगर मैं कैपिटल एम की बात करूं तो इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? एक लग रहा है mg, एक लग रहा है n2 जो ये वाले ऑब्जेक्ट के कारण लग रहा है, और एक लग रहा है n1 जो कि इस सरफेस के कारण लग रहा है। ये तीन फोर्स लग रहे हैं m2 के ऊपर। और अगर मैं स्मॉल m की बात करूं, स्मॉल m की, तो भाई इस पे एक लगेगा नीचे mg, भाई ग्रेविटेशनल फोर्स तो ऑब्वियसली लगेगा ही लगेगा ना नीचे की तरफ, ठीक है। दूसरा ये n2 लग रहा है, ये इस पे कितना लग रहा है n2, तो बदले में ये भी n2 लगाएगा। सो इसके ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं बट इसके ऊपर तीन फोर्स लग रहे हैं। क्यों? बिकॉज ये ऊपर वाले से भी कांटेक्ट में है, नीचे वाले से भी कांटेक्ट में, तो जहां जहां कांटेक्ट होगा वहां वहां नॉर्मल रिएक्शन होगा। क्लियर? सो मुझे वही बोला गया है, फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द सरफेस, इसके बीच में, इसके बीच में और इसके बीच में कितना नॉर्मल रिएक्शन होगा वो ढूंढ के बताओ। चलिए तो बच्चा लोग मैं इसको A बोल देता हूं, इसको B बोल देता हूं, इसको C बोल देता हूं। अच्छा, और इसके कारण जो इस पर लग रहा है, इसको जो नॉर्मल लग रहा है वो n1, यहां पे जो नॉर्मल लग रहा है वो n2, यहां पे जो नॉर्मल लग रहा है वो n3, या आप ऐसा बोल सकते हो, चलो कोई बात नहीं, n1 n2 n3 रहने दो। मैं सबसे पहले ऑब्जेक्ट A का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं। नहीं A का नहीं, बच्चा लोग यहां ध्यान देना, ऐसे जब क्वेश्चन आवे ना तो शुरुआत हमेशा ऊपर से करो, सबसे बेस्ट शुरुआत हमेशा ऊपर से करो। तो भाई मैं C ऑब्जेक्ट से शुरू कर रहा हूं,
ऑब्जेक्ट सी के ऊपर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? एक तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स mg और एक ऊपर की तरफ कितना लगेगा m3, है ना। ये सरफेस इस पे कौन सा लगाएगा? m3 लगाएगा। समझ आ रहा है भाई? तो भाई चलिए, अब मैंने क्यों ऊपर से बोला, बिकॉज जो सबसे ऊपर होता है ना उस पे सिर्फ दो ही फोर्स लगती है, एक तो ग्रेविटेशन और एक सरफेस का। अब देखो ये ऑब्जेक्ट बेचारा एक दो सरफेस के कांटेक्ट में है, ये ऑब्जेक्ट अगेन दो सरफेस के कांटेक्ट में है, लेकिन ये वाला ऑब्जेक्ट एक ही सरफेस के कांटेक्ट में है, तो नॉर्मल फोर्स एक ही लगेगा। ये दो के कांटेक्ट में है तो इसके ऊपर दो नॉर्मल फोर्स, ये भी दो के कांटेक्ट में है तो दो नॉर्मल फोर्स, लेकिन ये एक ही के कांटेक्ट में है इसलिए नॉर्मल फोर्स भी एक ही रहेगा। इसलिए शुरुआत हमेशा ऊपर से करो। सो यहाँ पे अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो हम बोल सकते हैं m3 इज इक्वल टू mg। m कितना दे रखा है इसका? 2 into 10। m3 की वैल्यू कितनी आ गई? 20 न्यूटन। अब मैं ले लेता हूं ऑब्जेक्ट B जो 3 kg का है, उस पे लेता हूं। अब बच्चा इस ऑब्जेक्ट पे, जैसे कि मैंने पहले कहा, इसके कारण नॉर्मल फोर्स नीचे लगेगा कितना? m3। भाई इन दोनों के बीच में नॉर्मल कितना है? m3, तो वो नीचे लगाएगा m3। फिर ये वाले ऑब्जेक्ट के कारण कितना लग रहा है? ऊपर m2। इन दोनों के बीच में कितना है? नॉर्मल m2। और अब ये सरफेस नीचे है तो सरफेस के परपेंडिकुलर, नॉर्मल कहां होता है? सरफेस के परपेंडिकुलर, तो ये सरफेस इसके परपेंडिकुलर, ये सरफेस इसके परपेंडिकुलर। और इसी के साथ साथ भाई ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगेगा ही ना, ग्रेविटेशनल फोर्स को तो हमको मिस ही नहीं करना। ठीक है, तो भाई ठीक है भाई, समझ आया कैसे इसके ऊपर तीन, एक इसके कारण नॉर्मल, एक इसके कारण नॉर्मल और एक ग्रेविटेशन। तो भाई ये इक्विलिब्रियम में है तो ये दोनों एक ही डायरेक्शन पे, तो ये ऐड हो जाएगी m3 प्लस mg और ऊपर की तरफ m2। ठीक है, सो m2 ढूंढने के लिए m3 कितना है? 20 प्लस मास, इसका मास कितना है? 3 into g कितना हो जाएगा? 10। 20 प्लस 30 कितना हो जाएगा? 50 न्यूटन। अब मैं ले लेता हूं ये ऑब्जेक्ट A। भाई ऑब्जेक्ट A के ऊपर कौन कौन सी फोर्स लग रही है? एक तो इसके कारण नॉर्मल लगेगी नीचे की तरफ, कितनी? m2। भाई डायरेक्शन का आपको ध्यान होना चाहिए। देखो ये ऑब्जेक्ट ऊपर है तो इसके ऊपर नीचे फोर्स लगाएगा। सरफेस अगर ऊपर है तो नॉर्मल फोर्स नीचे, सरफेस अगर नीचे है तो नॉर्मल ऊपर। भाई इसको परपेंडिकुलर होगी ना, परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, दूसरा भाई इसका ग्रेविटेशन mg। तीसरा भाई ये सरफेस जो नीचे वाली है वो इसके ऊपर कितना लगाएगी? m1। ठीक है, सो भाई ये भी इक्विलिब्रियम में है, ये दोनों ऐड हो जाएगी m2 प्लस mg और इज इक्वल टू m1। m2 की वैल्यू 50 प्लस m किसका है? इसका 5 into 10, सो 50 प्लस 50 कितना हो जाएगा? 100 न्यूटन। सो भाई जो सबसे नीचे है उस पे देखो सबसे ज्यादा फोर्स लग रही है। आज आप चीज समझो बेटा, सबसे पहले चीज समझो, जो सबसे नीचे है उस पर सबसे ज्यादा नॉर्मल लग रही है। क्यों? अरे भाई ग्रेविटेशन इसका बढ़ जाएगा ना। आज देखो ये जो कॉन्सेप्ट है बच्चा, अलग अलग बुक में अलग अलग पढ़ाने वाले सर टीचर अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं। कोई आपको ऐसे सिखाएगा कि इस पे लगने वाले तो मास तीनों का ऐड कर दो, इसके लिए दोनों का मास ऐड कर दो, इसके लिए मास ऐड मत करो। मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि हर किसी ऑब्जेक्ट को फ्री बॉडी डायग्राम लेके करते रहो। क्यों? बिकॉज ये कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेगा, कब ऐड करना है कब नहीं करना, किसको करना है, कोई कंफ्यूजन क्रिएट करेगा नहीं। इज दैट क्लियर? तो बच्चा लोग आज का लेक्चर हम यहीं पे रखते हैं। हमने न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ देखा, उसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पॉसिबल थे, चाहे जेडब्ल्यू के, चाहे नीट के, चाहे गुजसेट के, चाहे आपके बोर्ड के, हमने सारे क्वेश्चन यहाँ पे देख लिए हैं। अब इसी का यूज करके वो एंगल अलग दे देगा, वैल्यू अलग दे देगा, 2 ऑब्जेक्ट के बदले 3 ऑब्जेक्ट दे देगा, 4 ऑब्जेक्ट दे देगा, वो वेरिएशन पॉसिबल है। बट कॉन्सेप्चुअल चीज जो कॉन्सेप्ट है वो हमने सारे यहाँ पे कवर कर लिए। इज दैट क्लियर बच्चा लोग?